नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम कुछ फ़िल्टर्ड बेस कंपनी को लेकर के आए हैं समझने की पर्पज़ से। हम किस तरह से इसको निकाले हैं और कैसे ये आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। ये कह सकते हैं कि एक द जो मार्केट एफआई की बिकवाली, डेयर की खरीदारी, इन दोनों की आम निवेशकों की गेमबाजी बजाई जाती है। उसमें कुछ कंपनी अभी भी है मार्केट में जो अपनी स्थिरता के साथ कामकाज करती पाई। यदि हम यहाँ पे देखा जाए तो हमने कुछ फॉर स्किनर पे फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश किया। तो हमने ऐसे कंडीशंस यूज किया कि हमें आज के टाइम में कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जो यदि डे मार्क के हिसाब से देखा जाए तो 50 डे मार्क से ज़्यादा वैल्यूशन होना चाहिए, 200 डेज से ज़्यादा वैल्यूशन होना चाहिए। वैल्यूशन अर्थात उसकी स्थिरता की बात कर रहा हूँ। और जो करंट मार्केट की जोन है वो मल्टीपल की यदि बात किया जाए कमाई के पीछे तो 20 मल्टीपल से ज़्यादा भी ना होना चाहिए और कम से कम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उसमें अच्छा खासा हो, अर्थात वहाँ पे इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इसके लिस्ट में टोटल देखा जाए तो हमने इसको फिल्टर करने की कोशिश किया तो करीब 43 लिस्ट शामिल होता है। उसमें से हमने कुछ ऐसी कंपनी को चुनने की कोशिश किया जो कंपनी वायो वाई का ग्रोथ में स्टेबल्स हों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ग्रोथ में स्टेबल्स हों और मार्केट में सोचिए जो इनका रेशियोज और पास्ट परफॉर्मेंस की रेशियो दोनों ही एक ही दिशा में चलती देखी जाए। तो चलिए इस कंपनी के लिस्ट में शामिल होता है एयरटेल की एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है इंडस टावर। इंडस टावर की बात करें तो कंपनी टावर बनाने वाली कंपनी है। टावर बनाने बनाती नहीं है, टावर लगाती है। इसके लिए मोबाइल ऑपरेटरों के लिए। तो यहाँ पे हम इसको इसके कंपटीटर से पहले कंपेयर करते हैं। इनके कंपटीटर के रेंज में जिसमें कि जीटीएल इंफ्रा है, सार टेलीवेंचर्स हैं और कह सकते हैं कि कोर डिजिटल्स, ये कुछ कंपनी इसके लिस्ट में आती है। और मुझे लगता है ऐसा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कंपनी थी ना वो भी यही काम करती थी, नेटवर्किंग का कामकाज थी उसका भी। तो चलिए यहाँ जो डेटा है उसके मुताबिक हम इस कंपटीटर को जानने की कोशिश करें। तो इस कंपटीटर के मुताबिक देखा जाए तो आज कुछ कंपनी ऐसी भी है इस सेगमेंट की जो पूरे के पूरे अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड के अंदर कौन सी कंपनी आती है? जिसमें कि आती है सियोग आती है और कोर डिजिटल भी आती है, जो कि आज के टाइम में इंट्रेंसिक वैल्यू के कंपैरिजन पे करंट मार्केट प्राइस लोअर देन है, उसको अंडर वैल्यूड की श्रेणी में मिलता है। यदि हम कंपनी की फिलहाल इंडस टावर की बात करें तो हाइट वेट के हिसाब से कंपनी करीब 95,000 करोड़ की मार्केट कैप में डील करती है। इसका यदि करंट मार्केट की प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो 332% है, तो वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में 126% जंप कर। जहां तक हमने कहा था कि हमने कुछ ऐसी कंपनी को चुनने की कोशिश किया जो कम से कम डे मार्क के हिसाब से 50 दिन से ज्यादा की रेंज जो है उसमें करंट मार्केट जोन बेटर होना चाहिए, 200 डे के हिसाब से भी स्थिरता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम पूरे के पूरे चेन को उठा के लेके आए, पूरे के पूरे इन कंपनियों को। उसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो काफी ज्यादा गिर चुका है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम जीटीएल इंफ्रा की ही बात करें तो 52 वीक के हाई प्राइस से करंट मार्केट की प्राइस 65% से ज्यादा गिर चुकी, जबकि इंडस टावर जैसे कंपनी की स्टॉक में 23% की बिकवाली रही है। तो इनके जो पेयर्स के अदर कंपनी है उसमें सोचिए एक कंपनी में तो 71% तक मार्केट टूट चुका है, यहाँ से 52 वीक के हाई पर। जबकि इस इंडस टावर की हम बात कर रहे हैं जो मार्केट में स्टेबल्स हैं, इनका ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक जो ग्रोथ आंकड़ा निकल के आती है वो कहता है कि सेल्स में लगातार
बढ़ोतरी थी लास्ट 3 सालों तक, लेकिन लास्ट 12 महीने में बिल्कुल ही घट के 5% पे रह गई है। जबकि प्रॉफिट की नंबर को लेकर कहती है कि जो प्रॉफिट 3 साल पहले था उसके कंपैरिजन में आज के टाइम में टीटीएम के मुताबिक जो प्रॉफिट था वो 80% के आसपास हो गया। तो सोचिए कहाँ 17%, उसकी कंपैरिजन में लास्ट 12 महीने में 80% हो जाना, इतनी गजब की बात है। तो फिर मार्केट इसके अनुकूल चला नहीं। 3 साल तक अनुकूल था, 15% की ऑन एवरेज रिटर्न क्रिएट कर रही थी, लेकिन लास्ट 1 ईयर में केवल 6% के आसपास ही रही। इनके लिए एक डिमेरिट की बात करने की कोशिश करूंगा, जो आखिर क्या इनका बिजनेस जो है आने वाले समय में इनके बिजनेस ठप हो सकती है, कैसा आंकड़ा है, तो एक झलक आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम था टेस्ला की एक कंपनी है स्टारलिंक, और जो एलन मस्क की कंपनी है, जिसका पीयर्स जिसका यदि हम सिस्टम कंसर्न कंपनी की बात करें तो जिसमें टेस्ला आती है, ट्विटर आता है और काफ़ी सारे इनके पास बड़ी सैटेलाइट कंपनियां हैं। उन सैटेलाइट कंपनियों की मदद की बात किया जाए तो एलन मस्क ने इंडिया में अनाउंसमेंट कर चुका है कि वो सैटेलाइट इंटरनेट लेके आने वाले हैं। यदि वो सैटेलाइट इंटरनेट लेके आते हैं तो क्या नेटवर्क जो है की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्या नेटवर्क जो भी है वो सैटेलाइट के थ्रू ही प्रोवाइड कर दी जाएगी या लोकल टावर के बेसिस पे किया जाएगा? यदि उसमें कुछ भी कमी आई, यदि वो नेटवर्क प्रोवाइड करने के बाद ही सैटेलाइट से कर देते हैं, तो शायद ऐसा लगता है कि जो बिजनेस मॉडल है टावर्स इंडस्ट्रीज का वो ठप हो जाएगी। जब जैसे पहले के टाइम में एक टीवी की एंटीना हुआ करता था, बाद में जब डीटीएच आई तो उनको मार्केट से उखाड़ फेंका। वह क्या ऐसा सिचुएशन तो नहीं आने वाली है? चलिए, इसके अलावा यदि पीयर्स की कंपटीटर से कंपेयर करते हैं तो समझ में आता है कि जो बाकी कंपनियां हैं ऑन एवरेज वो करीब 22% की नेट इनकम मार्जिन सेविंग करती है। जबकि आज भी यदि इंडस टावर की बात किया जाए तो वो करीब 33% के आसपास आंकड़ा रहा है, जबकि मार्केट की गिरावट में बहुत ज़्यादा गिरावट ना करके नियरली यदि मान लिया जाए तो 23% के आसपास रही है। इंडस टावर की बात करें, इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक इस स्टॉक की पीई का जो आंकड़ा है वो आज के टाइम में अंडर वेटेज कैटेगरी के अंदर फिल करता है। तो प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी में 50% से ज्यादा, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, नेट इनकम मार्जिन हमने 33 को नोट डाउन किया। डेट टू इक्विटी 0.75 के आसपास आंकड़ा, तो करंट रेशियो के नंबर भी 1.03 का। 95,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में यदि नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात किया जाए तो 4.5 लाख हैं। किसमें? केवल और केवल 50% होल्डिंग में, क्योंकि 50% होल्डिंग तो प्रमोटर्स ग्रुप के पास ही से ही बिलोंग करती देखी। यदि हम कंपनी की रिस्क फैक्टर के समझने की कोशिश करें तो कंपनी में जो इनके कंपिटिटर्स, जो इनका जो सर्विस लेने वाली, सर्विस हायर्ड वाली कंपनी है, वो उनके 3 महीने में पेमेंट देती है, भले ही वो इनकी खुद की पेरेंट्स कंपनी ही क्यों ना हो। यदि हम इनकी इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, इस कंपनी में 50% की होल्डिंग जहां तक प्रमोटर्स का रहा, तो 28% के आसपास, 26% की बात करूं तो एफआईआई के पास इनकी होल्डिंग दिसंबर तक में रही थी। आम जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके पास भी 17% की होल्डिंग बरकरार है। तो एफआईआई के अलावा, डीआईए के अलावा आम पब्लिक में जो होल्डिंग है
केवल 6% की होल्डिंग में 4.5 लाख शेयर होल्डिंग लिस्ट के। यदि रिस्क और रिवार्ड की बात किया जाए कंपनी को, जिसका नाम है इंडस टावर, तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं मिलता है जिसके बेसिस पे इसमें रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा हो या एक्सपेक्टेशंस ना हो। यहाँ रिस्क फैक्टर की बात यदि किया जा रहा है पिछले लास्ट 12 महीने के हिसाब से, तो मार्केट की डिमांड इसके कई गुना ज़्यादा बेहतर दिखता है। तभी तो मार्केट में स्टेबल भी है और मार्केट में कामकाज भी करती पाई गई है। यदि इसको कंपैरिजन करते हैं बीएससी टेक इंडेक्सेशन से, बीएससी टेलीकम्युनिकेशन इंडेक्सेशन की पॉइंट आउट व्यू से, तो यहाँ पे देखा गया कि जब से कंपनी लिस्टेड है पिछले 10 सालों में, तो 8% की एक टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट डिक्लाइन करती देखी गई। तो कुछ सालों में 147% तक की रैली क्रिएट करती देखी गई है। जबकि इनके पीयर्स इंडेक्सेशन के पॉइंट को देखा जाए तो वो भी नियर अबाउट द सेम डायरेक्शंस में है, जिस अकॉर्डिंगली इनका काम का चल पाई गई है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखने वाली बात है, मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। और हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइजर्स हैं, ना कोई रिकमेंडेशन देने वाले हैं आपको किसी स्टॉक या फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने। देखिए चार्ट लेवल पे आकर देखा जाए तो मार्केट उसी रेस में आकर खड़ी है जो रेस में पिछले 50 दिन पहले था, जिस रेस में पिछले दो दो महीने पहले। तो मार्केट में स्थिरता की बात ये थी, तो इनका निचले का सपोर्ट ये दिखता था, जबकि एक ही प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट करीब लास्ट 3 से 3.5 महीने से घूमती जा रही दिखती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।